बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 3 दिसंबर पूरी दुनिया में खसूसी अफराद का दिन मनाया जाता है, पर्सनस विद डिफरेंट एबिलिटीज़। अब हम डिसेबल पर्सन नहीं कहते, हम कहते हैं कि पर्सनस विद डिफरेंट एबिलिटीज़, इनकी एबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। और इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, मैं उन्हें क्या कहूँ, मेहमान भी नहीं कहूँगा, अपने बेटे बेटी और दोस्त, और बल्कि मैं कहूँगा कि अ पार्ट ऑफ द टीम ऑफ रिहेबिलिटेशन जो हम सारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो वो सारे मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे पहले हमारे साथ बैठते हैं एक बहुत ही रिनाउंड एडवोकेट उमर। थैंक यू सर। आपके साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर इफ्तिखार सुलहरी जो कि PhD डॉक्टर हैं, और इनके साथ बहुत ही प्यारी सी हमारी बेटी बैठी है, हिब्बा तारिक। और हिब्बा को तो मैं कभी भी नहीं भूलता जो ये प्रोग्राम होते हैं, बिकॉज शी हैज़ अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। तो आपसे मैं शुरू करूँगा और हम इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन करेंगे। आप मुझसे भी पूछिएगा, मैं आपसे भी पूछूंगा, ताकि हम एक्सपीरियंस अपनी शेयर करें। तो सबसे पहले तो चूँकि आप एडवोकेट हैं, तो मुझे ये बताएं कि लेटेस्ट कोई ऐसा लॉ पास हुआ है हमारे खुसूसी अफराद के लिए? लॉज की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2022 में एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2022 पास हुआ है, जो कि पंजाब का है। और इसके अलावा जो हमारा डिफरेंट, क्योंकि डेवोल्यूशन थी, हर सूबे ने अपना अपना बनाना था। इसमें जो पंजाब का लॉ है ना, इसमें जो सबसे अच्छी बात है ना, उसमें रिहेबिलिटेशन भी है, इसमें एजुकेशन को इक्विटी के साथ जोड़ा गया है। ओके। और इसमें जो सबसे जो मिसिंग पार्ट पूरे पाकिस्तान में लॉ का रहा है, वो रहा है इंसाफ। उसमें उन्होंने डिसेबिलिटी राइट्स कोर्ट्स और FIR का कॉन्सेप्ट दिया है, पेनल्टीज। आई थिंक ये सबसे बेहतर चीज़ की है, क्योंकि अब ये था कि आप अगर किसी तरह लगता है किसी शख्स को कि जो फिजिकली या किसी तरीके से भी चैलेंज्ड है, नाउ ही कैन गो टू द कोर्ट। यस। और वो अपने हक के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं वहाँ। अब एडिशनल सेशन जज के पास पावर है, सिर्फ डिसेबिलिटी के केसेस सुनेंगे। हाँ, अब तो बड़ा एक्सक्लूसिव हो गया। एक्सक्लूसिव हो गया ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आई थिंक इसके अंदर आप लोगों का बड़ा हाथ है, जो लॉयर्स हैं। जी, कोशिश ये हमने यही की है कि जो केसेस आते थे उनको रेगुलर केसेस में डाल दिया जाता था, और पर्सन विद डिसेबिलिटी क्योंकि मूवमेंट का इशू है, तो वो केसेस पेंडिंग चले जाते थे। अच्छा, इसी तरह मैंने नोट किया, बिकॉज एक इससे पहले स्टडी भी हमने की और हमने अप्रोच भी किया, मुझे याद है कि मुलाकातें भी एक दो हुई हमारी चीफ जस्टिस साहब वगैरह से, कि 2% कोटा एंड 3% कोटा एम्प्लॉयमेंट का था जी। तो हमारी बहुत सारी कंपनियां क्या करती थी कि वो जब एडवर्टाइज किया करती थी, तो 2% का मतलब है कि अगर 50 सीटें होंगी तो एक बंदा एम्प्लॉय होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो एडवर्टाइज ही 10 सीटें करती थी, तो वो एक कोटा ख़त्म हो जाया करता था। ऐसे ही है। और फिर जुडिशरी ने इन एक्शन आए और उन्होंने फिर कंपनियों को लिखा कि जी आप टोटल स्ट्रेंथ बताएं और उनमें बताएं कि इतने फीसद कोटे में आपके बंदे रखे हुए हैं आपने कि नहीं, जी, जो फिजिकली या मेंटली या विजुअली चैलेंज्ड है। ऐसे। तो आई थिंक दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। सर, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ऑर्डर इस चीज़ पे किया है ये कि आप कोटा करेंगे, जैसे आपने बताया टोटल, और 50 पर होगा तब भी एक होगा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटे पर ये सारा डाटा मंगवा कर अपने पास एलेबोरेट अच्छे तरीके से रूल्स बना दिए हैं कि किस तरीके से कंपनियां अब ये जॉब्स देंगी और एडवर्टाइज भी प्रॉपर करेंगी, और साथ में मीडिया को भी उन्होंने कहा है कि आपने इस चीज़ को हाईलाइट बाकायदा तौर पर करना है, इसमें स्लॉट देनी है। देखिए ना, एक शख्स जो कि व्हील चेयर पर बैठ के PhD करता है। जी। और बल्कि मुझे याद है एक दफ़ा आपने मुझे बुलाया था अपने स्कूल में। जी, ये 2002 की बात है। हाँ। जब फर्स्ट टाइम मेरे स्कूल में आए थे एज ए चीफ गेस्ट, तब मैं एज ए हेड टीचर स्कूल चला रहा था। बिल्कुल, तब तक आपने PhD की हुई थी। तब मैं PhD नहीं किया था। हाँ, तो फिर आपको मोटिवेशन कैसे मिली? मैं जब छोटा था ना, तो लोग मुझे कहते थे कि ये बेकार है, ये कुछ नहीं कर सकता, तो वो मेरे जहन में था कि इनकी बातें मैंने गलत साबित करनी है। ग्रेट। और मैंने जब आप मेरे स्कूल में आए थे, उस वक्त मैंने 3 MA किए हुए थे। माशाल्लाह। मैंने 7 MA कर लिए। उसके बाद कुछ दोस्तों ने कहा यार PhD कर लो, PhD क्यों नहीं करते? फिर मैंने PhD में दाखिला ले लिया। और PhD के दौरान ही जो है वो मेरे सुपरवाइजर थे डॉक्टर सईद खावर भुट्टा साहब, उन्होंने मुझे कहा कि आपको सर्विस में आना चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस में आना चाहिए। आप PhD करके भी एक स्कूल चलाएंगे, एक लोकेलिटी को मुस्तफीद करेंगे, आपको यार
पीएचडी करने के बाद या पीएचडी के दौरान ही अगर आपको मौका मिले तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहिए। सो उस वक्त सीट्स निकली और मैंने अप्लाई किया और मैं लेक्चरर हो गया और 2015 में मैंने पीएचडी कर ली और इससे पहले मैं 2012 में लेक्चरर हो गया था। अच्छा माशाल्लाह। अभी इन 7 MAs 10 MA सर, 10 MA 10 MA पीएचडी। आई थिंक पाकिस्तान में शायद ही कोई बंदा हो जिसके 10 MA हो। स्पेशल पर्सन में तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में कोई नहीं है। अच्छा ग्रेट। तो ग्रेट। बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता। चलें, तो अभी आप एक बहुत प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में सर। ऑलराइट। मैं पंजाबी पढ़ा रहा हूँ सर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा माशाल्लाह। ग्रेड 19 में सर। ग्रेड 19 में, ओके। तो अभी तो आपकी प्रमोशन होनी है, अभी तो काफी ऊपर जाना है आपने। जी सर, इंशाल्लाह। हिबा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सेहत कैसी है? अल्लाह का शुक्र यू है। आर सो ब्रेव माशाल्लाह। थैंक यू सर। हाँ, एवरी टाइम आई लुक एट योर फेस, तुम्हारे चेहरे पे जो होती है ना एक ब्राइटनेस होती है, एक आई ऑलवेज सी होप ऑन योर फेस। बिल्कुल। क्या राज क्या है इसका? सर रात क्या होना है सर, हमेशा इंसान को कभी भी होप लूज नहीं करनी चाहिए। जैसे ही जब इंसान होप लूज करता है तो सारा कुछ ही खत्म हो जाता है उसके लिए। अगर उसके लाइफ में अगर एक प्रॉब्लम आ गई है तो अगर उसको ही पकड़ के बैठे रहेंगे तो लाइफ, इससे बेहतर है कि लाइफ खत्म हो जाए। अगर लाइफ जीनी है, आपने आगे बढ़ना है, तो उस प्रॉब्लम को थोड़ा तो आपको ओवरकम करके जो है आपको होप रखनी होगी कि नहीं, कुछ ना कुछ अगर ये हुआ तो कुछ ना कुछ अच्छा भी होगा ही मेरी लाइफ में इसके बदले। नहीं, मैं तो खास तौर पे मैं देख रहा होता हूँ कि आप यू गो थ्रू अ वेरी रिगरस ट्रीटमेंट आल्सो, डायलिसिस। और कितना अरसा हो गया डायलिसिस को? 8 साल हो गए। 8 साल। एंड ट्वाइस अ वीक? थ्राइस अ वीक। 3 दफा हफ्ते में? थ्राइस अ वीक। और उसके बावजूद एंड आई थिंक यू आर डूइंग आल्सो समथिंग, कुछ करते भी रहते हो? फ्रीलांसर। हाँ, वेरी गुड। वर्डप्रेस डेवलपर, सोशल मीडिया मार्केटर। ऑन अदर हैंड मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। मैं जैसे लोगों के लिए वर्क कर रही हूँ स्पेसिफिकली उनकी इनकम के लिए। जैसे कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई, लाइक जिनके घर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि वो घर से निकल के जॉब नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उनको जो है एम्पावर किया जाए और उनको ये बताया जाए कि वर्क एट होम भी एक चीज़ है और उनको इस चीज़ से मुस्तफीद किया जाए ताकि वो भी अपने पाँव पे खड़े हो सकें। आई थिंक आप ही की बात को मैं अभी आपसे पहले डिस्कस कर रहा था। मेरी नई किताब आ रही है बियॉन्ड लाइफ, तो उसके अंदर जो मेन मैंने उसमें कुछ थोड़ी खरी खरी सी बातें लिखी हैं, जिनमें एक बात ये है कि अगर मुझे कोई पूछे ना कि सबसे बड़ी डिसेबल होने के बाद सबसे बड़ी डिसेबिलिटी क्या होती है, तो वो गुर्बत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि आपको लोग कहते हैं ना कि पैसा हर चीज़ का मुदावा नहीं कर सकता, बिल्कुल डिसेबिलिटी में कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइफ लॉन्ग होती हैं, तो इसलिए फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होनी चाहिए। व्हील चेयर पर बैठ के आप अपने जनरेट कर सके, पैसे कमा सकें, तो आप तो बल्कि खुद नहीं कर रही, औरों को भी आप करवा रही हो। सो आई थिंक दैट इज़ यानी मेरे ख्याल में बात दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको इतना आपके अंदर एक पोटेंशियल होना चाहिए कि आप कमा सकें। उमर, आपकी तरफ आता हूँ मैं कि जो एडवोकेसी है मैं देख रहा हूँ वो तो आपका प्रोफेशन है, लेकिन उसके साथ साथ आप नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर में भी बड़े एक्टिव हैं, तो ज़ाहिर है बहुत सारे केसेस ऐसे आते होंगे, फिर आप उनको तो चार्ज ही नहीं करते होंगे। सर बिल्कुल ऐसा है कि ये अच्छा किया आपने याद करवाया। मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली तमाम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान में लीगल सर्विसेज फ्री प्रोवाइड करती है। हमारा एक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है जो कि हमारा बार एसोसिएशन का है। तमाम तहसील बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो हैं पाकिस्तान बार एसोसिएशन के साथ मिलके हम कहीं पर भी किसी को लीगल सर्विस चाहिए होती है, हम वहीं से लोकल लॉयर लेते हैं, उसको वहीं पर सर्विस देते हैं, गाइड हम यहाँ। अच्छा, आप मुझे कोई मोटी मोटी सी एक दो बातें बताएं, यानी कि अगर क्या किसी को इशू हो स्पेशल पर्सन्स को, तो वो आपसे कांटेक्ट करे तो किस तरह आप उसका हल करेंगे? सर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रास्ता। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को कोई लीगल इशू आ रहा है तो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ को कैसे करना है और किस तरह से अप्रोच करना है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, उनकी डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज है अगर फर्ज करें, तो अगर कोई खुला लेना चाहती है, खातून है, अब वो जाके कचहरियों में धक्के नहीं खा सकती है। सो इस तरह के मामलात में जो लीगल पॉइंट्स हैं
उनके लिए मतलब आप एजुकेट भी करोगे उन्हें, एजुकेट भी करेंगे, और साथ में उनकी हेल्प भी हेल्प करोगे। भी करेंगे, और लॉयर भी देंगे बकायदा उनको कि ये कहीं जाके अपना उनसे जो है ना मतलब कांटेक्ट करें, लोकल में हम ढूंढ के उनको कोशिश करेंगे देंगे और वो ऐसा वॉलंटियर होगा। एज अ वॉलंटियर सर। नहीं, ये आपका बड़ा, मैं इस वक्त बल्कि नाजरीन को भी बताना चाहूँगा कि अगर आप देखिए हमारे इस वक्त बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके खौफ के बारे में कि इसमें बहुत पैसे लगते हैं, क्योंकि जब हम लॉ की बात करते हैं, किसी लॉयर को हायर करते हैं तो फिर उसके अंदर बहुत से पैसों की आपको खर्च करने पड़ते हैं। तो अगर ऐसी सर्विस आपको मिल जाए तो आई एम श्योर इस प्रोग्राम को देखने के बाद बहुत से लोगों ने आपको रब्ता करना है। सर बिल्कुल, पंजाब बार काउंसिल के अंदर बकायदा फ्री लीगल एड का एक प्रोग्राम मौजूद है। ओके। लेकिन उसको लेता इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है, पता नहीं है उसको अप्लाई कैसे करना है, मिलेगी कहाँ से ये लीगल एड सर्विस जो है। तो ये सारी चीज़ें हम गाइड भी करते हैं, बताते भी हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने लेवल पर उसको हल भी करें। दैट्स वंडरफुल। सुलैरी साहब, आपसे अगला क्वेश्चन पूछने से पहले यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ वो ये है कि आपको जो एक्सेसिबिलिटी है जिस कॉलेज में आप पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उसका कोई इशू होता है या नहीं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एंड हम बात कर रहे थे डॉक्टर इफ्तिखार सुलैरी साहब से, तो एक्सेसिबिलिटी के हवाले से। जी जी सर। तो इस पे बताइए। जो व्हील चेयर यूज़र्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है, मैंने मेरी जो मुकम्मल क्वालिफिकेशन है, मेरी एजुकेशन है क्लास 1 से लेकर PhD तक, वो मैंने इन मसाइल का सामना किया है। क्योंकि मैं व्हील चेयर यूज़र हूँ, स्कूल में भी ऐसा होता था, रैंप वगैरह नहीं होते थे, और स्कूल में बच्चे मुझे अपने कंधों पे उठाकर क्लासरूम में ले जाते थे। और PhD मैंने की ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से, वहाँ मेरी फर्स्ट फ्लोर पे क्लास होती थी। तो वो मेरे लिए बड़ा मसला था, लेकिन मैंने PhD करनी थी, इरादा किया हुआ था मैंने करनी है, और मैं एक PN था उसको मैंने हायर कर लिया। वो मुझे उठाकर कंधों पे उठाकर 7 साल ऊपर ले जाया करते थे। इस तरह मैंने किया। अब एज ए टीचर जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की, 2011 की बात है, मैंने गवर्नमेंट शालीमार कॉलेज बागबानपुरा से अपनी सर्विस का आगाज़ किया। वो बिल्डिंग बड़ी सूटेबल है। डॉक्टर तारिक अजीज साहब ने मुझे बताया, वो खुद भी व्हीलचेयर यूजर थे, उन्होंने कहा कि वो कॉलेज बहुत अच्छा है, आप वहाँ चले जाएं। मैं ज़रा लोगों को बता सकूं कि डॉक्टर तारिक अजीज़ हम जिनकी बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़े राइटर थे, ड्रामा नवीस थे, व्हीलचेयर यूज़र थे, जेलम से इनका ताल्लुक जी था। जी सर साहब। अल्लाह ताला खरी की नमत करे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। और ये मेरे ख्याल है पंजाबी में PhD ये सब उर्दू के प्रोफेसर थे सर। जी बिल्कुल। तो सर शालीमार कॉलेज से मैंने आगाज़ किया। वहाँ छोटे छोटे प्रॉब्लम थे, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया बहुत अच्छी थी। वहाँ के जो टीचर यूनियन के सदर थे माजिद वजीर साहब, 2 दिन के बाद उन्होंने तमाम क्लासरूम्स में और वाशरूम में मुझे रैंप बना दिए। आई थिंक बिल्कुल आपकी बात को मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी बताता हूँ। मुझे याद है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर जो लेक्चर थिएटर्स हैं वो ऊपर होते हैं। जी जी जी। तो जाहिर है मैं तो ऊपर जा नहीं सकता था। जी जी जी। तो मैंने एक दफ़ा रिक्वेस्ट की, एक मैं नाम नहीं लेता, एक प्रोफेसर थे हमारे, तो उनको मैंने कहा कि नीचे भी एक क्लास खाली होती है, तो आप नीचे की क्लास ले लिया करें ताकि मैं भी अटेंड कर लूँ, बिकॉज आई कुडंट गो अपस्टेयर्स। जी जी जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे एक आदमी के लिए तो हम नीचे नहीं आ सकते, तो तुम इस तरह करो कि किसी दोस्त को वो नोट्स बना लिया करेगा। तो मैं दिल में सोचा कि नोट्स बना के तो ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। मैं तो ऐसा डॉक्टर जब इम्तिहान लेता हूँ ना अपने डॉक्टर्स का, मैं आई एम अ चीफ एग्जामिनर ऑफ FCPS इन कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान। तो मैं उस वक्त ज़ाहिर डिसेबिलिटी के पेशेंट्स आ रहे होते हैं, तो मैं उस वक्त डॉक्टर का एटीट्यूड देख रहा होता हूँ। ये जो जुमले होते हैं ना कि तुम चल नहीं सकोगे, जी जी जी। तुम ये कर नहीं सकोगे, ये सारी फजूल बातें हैं। मुझे कहा गया था ना कि तुम चल नहीं सकोगे। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये नेगेटिवली इंसान को, मेंटली इंसान को इतना लो पे ले जाती हैं। आई थिंक ये मिसालें अगर देखनी हो तो फिर आप देखें इस वक्त कितने बड़े बड़े लोग कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं डिसेबिलिटीज़। मैं हिबा आपकी तरफ आता हूँ, आपका भी स्पाइना बाइफिडा है। जी जी। और स्पाइना बाइफिडा के अंदर जो बेसिक नुक्स होता है ये स्पाइनल कॉर्ड का होता है, ऐसे ही है। और आपका भी यही प्रॉब्लम है। बाइफिडा। और इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो स्पाइनल कॉर्ड का मेरा भी वही इशू है, तो कॉमन इश्यूज है हमारे सारे। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ों को आपको केयर करनी पड़ती है? मसलन इसके अंदर टांगों में सेंसेशन नहीं होती। जी जी। तो अगर इसमें थोड़ी है, मतलब
मामूली सी। 20-30% का खा लें, Okay. और इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर कोई चीज काट ले कुछ या भी नहीं फील होता। नहीं बहुत feel बार जले हैं मेरे पाँव, बाइक पे मेरे बाबा बिठाते थे ना शुरू में, पता ही नहीं चलता था वो जो कि साइलेंसर के साथ लग जाता सेंसर होगा के साथ पाँव। लग जाते थे। बिल्कुल। फिर चूंटियां, मुझे याद है चूंटियां जो थी, वो मुझे बहुत काटी हैं। हाँ चूंटियों ने मेरी मुझे मामा तो होने नहीं देती थी, सारे मुझे तो- मेरे इर्द गिर्द उन्होंने वो पाउडर डाला होता था। हाँ, तो आप जैसे लोगों को जो एक तो जुराबें पहन के रखनी चाहिए हाँ हमको, जी, उसके अलावा सर्दी से भी दूर रहना चाहिए और गर्म चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए, ऐसे ही है और छोटा सा छोटा भी जख्म हो तो उसकी पूरी एहतियात करें, जी। वरना वो बढ़ के तो बेड सोर बनने का यही भी तो खतरा होता है। और आपका रेगुलर चेकअप होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना आप जब होगे 25, 30, 40 साल की उम्र तक शायद हो सकता है तंग ना करे, उसके बाद जाके फिर प्रेशर जो है गुर्दों में पड़ना शुरू होता है। तो आप क्या कैसी कैसी ख्याल करते मेरा हो तो अपना? ऑलरेडी वो किडनीज का प्रॉब्लम स्टार्ट से ही था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर जब मैं 20 इयर्स की थी तो फिर वो ज़्यादा हाइड्रोनेफ्रोसिस बढ़ गया, जिस न्यूरोजेनिक ब्लैडर का इश्यू था पहले, फिर वो बढ़ते बढ़ते जो है वो उन्होंने फिर कहा कि ऑप्शन नहीं है कोई तो डायलिसिस के अलावा। 2010 में उन्होंने पहली बार मुझे कह दिया था कि डायलिसिस के अलावा कोई चारा अब नहीं है। ऑप्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन तब जो है वो हमें इतना नहीं था, हमें लगता था कि बहुत मुश्किल प्रोसेस है ये, इनफैक्ट है भी कुछ हद तक, लेकिन उस टाइम हमें लगता था कि शायद ये मतलब लास्ट एक सीन है, तो नहीं करवाते तो रेगुलरली कभी ब्लड लगवा लिया, मेडिसिन चेंज करवा ली, मतलब आप मुस्तकिल एक मर्ज से गुजर रहे होते हाँ हो इस ना। तरह 6 ईयर हमने गुजार लिया। लेकिन जब लास्टली जब मुझे हुआ प्रॉब्लम तो ये ऐसा हुआ कि मेरे लंग्स में जो है वो प्रेशर जाना शुरू कर, मेरा यूरिन आना बंद हो गया, और जो सारा जो प्रेशर है वो पानी का वो लंग्स में जाना शुरू हो गया, तो जिसकी वजह से मेरा सांस बंद हो गया। नहीं नहीं, यू आर अ वेरी ब्रेव गर्ल। तो उम्र आपको भी इशू होता होगा इस चीज़ का? सर मुझे ये था कि मेरे सेंसेशन है, मूवमेंट नहीं है, ओकल्टा टाइप है बेसिकली स्पाइना बाइफिडा की। सो मुझे यूरिन का बेसिकली इशू था, और आगे इसमें सेंसेशन का नहीं है, सेंसेशन का मुझे या पोजीशन सेंस का होगा थोड़ा सा? पोजीशन सेंस का है, हाँ, पोजीशन वरना सेंस नहीं का है, है, हाँ। बट इतना ज़्यादा मुझे ये नहीं रहा, मैं चल भी सकता हूँ, और इवन बैडमिंटन खेलता हूँ, और ये कोशिश करता हूँ कि नहीं नहीं, मैं ना बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं एक पहले से आपको वार्न कर दूं कि ये आने वाले वक्तों में 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। मोटा नहीं होना, ठीक है, मोटापा नंबर 1, ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करनी। आई विल नॉट रिकमेंड यू टू प्ले टेनिस और टेबल टेनिस, क्योंकि आप ज़्यादा जब जोर लगाएंगे ना तो बाज़ औक़ात, मुझे अगर आप फॉलो करो तो आज से 30 साल पहले मैं काफ़ी अच्छा खासा चल लिया करता था, गो कि तब भी मैं व्हील चेयर यूज़ करता था, लेकिन मैं सिर्फ एयरपोर्ट्स के ऊपर या रेलवे स्टेशन के ऊपर। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी ये बढ़ रही है, और ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो पेशेंट्स होते हैं जो जितना एग्जर्ट करते हैं, इनके अंदर बाज़ औक़ात श्रिंगोमाइलिया अंदर बनना शुरू हो जाता है, आपका लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। सही। तो मोटापा नहीं होना, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन नहीं करनी, और अपने ब्लैडर का ख्याल रखना है, ठीक। ठीक है ना। ये आप करो तो इंशाल्लाह ताला आप काफ़ी बेहतर होगे। कोई मैसेज अपने जैसे जो तो पहले एक सवाल मैं आपसे पूछूं, हाँ, पहले जो रह पूछो। गया है, हाँ। हम चाहते हैं कि जो चीज़ें सर पेरेंट्स का किरदार जो है वो डिसेबिलिटी के हवाले से, वो सर आप ज़रूर बताएं कि अगर मुझे फ़र्ज़ करें डिसेबिलिटी है, या किसी भी बच्चे को या किसी को भी है, तो पेरेंट्स का किस हद तक किरदार होना चाहिए, और उनको कितना अवेयरनेस या एडवोकेसी की उनको कितनी ज़रूरत है, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को कितनी ज़रूरत है? आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली। अगर आज का ये 3 दिसंबर का ये जो साल है, इसमें जो हमने थीम प्रपोज की है, वो थीम है कि एम्पावरिंग द पेरेंट्स ऑफ दोज चिल्ड्रन हु हैव डिसेबिलिटीज़। यानी माँ बाप को सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितनी अर्ली वो डायग्नोसिस करवाएंगे, कोई थोड़ा सा भी नुक्स, मैम स्टार्ट शुरू करते हैं। अगर बच्चा 3 महीने की उम्र में गर्दन नहीं संभालता, 6 महीने में बैठता नहीं है, प्लीज़ गो टू द डॉक्टर। अगर बच्चा 3 महीने में सोशल स्माइल नहीं दे रहा, या अगर आप उसको बुलाते हो तो उस तरफ तवज्जो नहीं अट्रैक्ट करता, नहीं हो रहा, बिल्कुल, तो आप फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करें। अगर आपका बच्चा 1 साल की उम्र तक नहीं चलता, नो प्रॉब्लम, 18 महीने की उम्र तक नहीं चलता, कॉन्टेक्ट अ डॉक्टर, ठीक है। इसी तरह आप ये देखें कि जिन बच्चों के अंदर आपको ज़रा सी भी कोई डिसेबिलिटी नज़र आती है, चलने में, बोलने में, तो अर्ली इंटरवेंशन करें, ये पेरेंट्स को चाहिए। अच्छा, असल जो क्वेश्चन आपने पूछा उसका जवाब ये है कि हमारे यहाँ गाइडेंस नहीं है।
हमारे अभी भी नहीं पता कि अगर ये बीमारी है, मिसाल के तौर पे अगर किसी की टांग सही नहीं है, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाए, वो न्यूरो के पास जाए, वो बच्चों के डॉक्टर के पास जाए। यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें, जिस तरह बाकी फील्ड्स हैं, इसी तरह PMR की फील्ड भी है, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, तो जो कि बड़े शहरों के अंदर मौजूद हैं ये डॉक्टर्स। ये MBBS डॉक्टर्स होते हैं विद एन FCPS और अ फॉरेन डिग्री। तो सर हॉस्पिटल अगर इस तरह से के हो तो बेहतर नहीं है डिसेबिलिटीज? आई थिंक बिल्कुल, बहुत, मैं अगेन आई थिंक एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल पर्म, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैब मेडिसिन के नाम से मैंने प्रपोज किया था गवर्नमेंट को, और मैं नाम लिए बगैर जो वज़ीर आला थे, इतनी मीटिंग्स हमने की। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब एक चीज़ मैच्योर होने लगती है तो ये गवर्नमेंट चेंज हो जाती है एग्जैक्टली और वो अधूरा रह जाता है। पूरे पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल भी ऐसा नहीं है सिवाय आर्मी के जो कि स्पेशल लोगों के लिए हो। देखिए ना, बाकी हॉस्पिटल में गुर्दों का वार्ड होता है, हार्ट का वार्ड होता है, गायनी का वार्ड होता है। तो इसी तरह इनके इश्यूज डिफरेंट होते हैं, इनका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, आम लोगों से हट के होता है, क्योंकि इनकी बायोलॉजी फिजियोलॉजी डिफरेंट होती है। तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह इनकी एजुकेशन है। उसके हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें। जी सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट महकमों में बहुत से लोग स्पेशल पर्सन जॉब करते हैं, अब उनकी अगले स्टेप में प्रमोशन जो है वो उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन उनको महकमा या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट प्रमोट नहीं करता किसी वजह से, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखें, अपने राइट्स के लिए, जो आपके जेन्युइन राइट्स हैं, उनके लिए अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो ये भी बददियानती होगी। क्योंकि आप बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप स्टैंड लेते हो और आपकी वजह से औरों को भी फ़ायदा पहुंच जाता है। मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, और उस वक्त जो डॉक्टर्स थे उनको अलाउड नहीं था CSS करना। इसी तरह डिसेबिलिटी के जो लोग थे उनको भी इजाज़त नहीं थी। तो मुझे याद है एक फंक्शन था, उसके अंदर ये एक होटल में, अबारी होटल में, तो कोई बातें हुई कि नहीं, अगर हम नौकरी नहीं दे सकते तो आप कोई भी काम कर लें। तो आई स्टूड अप और मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा कि नहीं, आप हमारे भी हुकूक हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, अगर वो करना चाहे CSS। तो 1982 के अंदर पहली दफ़ा जो डॉक्टर्स थे दे वेंट फॉर CSS। अब तो काफी तकरीबन फिर 50-60% की वहाँ मेरी जो छोटी सिस्टर है वो भी KE की स्टूडेंट रही है। हाँ, तो उसके भी काफी दोस्तों ने बल्कि किया है यही तो मैं कह रहा हूँ कि 1982 में ये एक बंदे का स्टैंड था जो मैंने लिया था। और उसके बाद फिर हम 2 लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया था, उसके बाद फिर लोगों ने अप्लाई करना शुरू किया। तो मैं सिर्फ वाइंड अप करने के लिए यही कहूँगा कि देखिए, इस ज़िंदगी में आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। बिल्कुल। आपके दिमाग के अंदर एक ज़िंदगी गुजारने का नक्शा होना चाहिए, और याद रखिएगा डिसेबिलिटी के लोगों को रियलिस्टिक होना चाहिए। मतलब उतनी तवक्को करें, अगर दुनिया में हर काम जितना हो सकता है उतना ही होता है, तो हम जब उतना जब हम अपना गोल इतना ऊंचा सेट कर लेते हैं कि हम नहीं पा सकते, तो फिर डिप्रेशन होती है। और डिसेबिलिटी में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा डिसेबिलिटी को मल्टीप्लाई करती है तो वो डिप्रेशन होती है। बिल्कुल। तो आप लोगों के हसीन और तरोताज़ा चेहरे देख के बहुत खुश हुआ हूँ, एंड आई एम श्योर कि आज का दिन ये यादें हमारी साथ रहेंगी। और बस एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप स्पेशल पर्सन्स में शामिल हैं तो अपना ख्याल रखें। यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ। अपनी डिसेबिलिटी पे नज़र रखें, डॉक्टर्स के साथ आपका रब्ता रहना चाहिए, और फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना चाहिए, और मेंटली आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।